जिस तरीके से टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी पॉइंट की किसी गिवन स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालते थे, उसी तरीके से बच्चों अब हमें किसी गिवन पॉइंट की गिवन प्लेन से परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। बच्चों हमें कोई प्लेन दे रखा है स्पेस में और हमें कहा है कि आप इस प्लेन की इस गिवन पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, मिनिमम डिस्टेंस निकालिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। कैसे करेंगे बच्चों? हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम प्लेन की इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म लेते हैं। बच्चों हमें स्पेस में अगर कोई इस तरह का प्लेन गिवन हो जिस पर नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हो एल एम और एन और जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो बच्चों p, तो उस प्लेन की इक्वेशन होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये किस प्लेन की इक्वेशन है? ये ऐसे समतल की समीकरण है जिस पर अभिलंब की दिक् को जाए हैं एल एम एन और जिसकी मूल बिंदु से ओरिजिन से परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस है p, तो उसकी इक्वेशन कुछ ये होगी। इससे यदि मैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी इक्वल टू 0 लिख दूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरी सेहत पे कोई इसका फर्क पड़ने वाला है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन, जो मूल बिंदु से p दूरी पर जिस पर अभिलंब की दिक् को जाए L11 है। अब यदि बच्चों मैं इस प्लेन की किसी पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहता हूं और न्यूनतम दूरी ज्ञात करना चाहता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, क्या करूंगा? मैं इस पॉइंट की इस प्लेन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। कैसे करें? हम एक काम करते हैं बच्चों, हम एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट A से पास हो। हम एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट A से पास हो और साथ ही वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल हो। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। ऑब्वियसली इस पॉइंट A से मैं इनफाइनाइट प्लेन्स पास कर सकता हूं। भाई थ्रू दिस पॉइंट आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट प्लेन्स। मैंने ऐसा प्लेन ड्रॉ कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट प्लेन्स। पर मैं उन इनफाइनाइट प्लेन्स में से वो प्लेन ले रहा हूं जो इसके पैरेलल है। ऑब्वियसली इस प्लेन के पैरेलल भी मैं इनफाइनाइट प्लेन्स ड्रॉ कर सकता हूं। भाई कोई हमें प्लेन गिवन है तो उसके पैरेलल मैंने ये प्लेन ड्रॉ कर दिया, ये 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 कर दिया, इनफाइनाइट प्लेन्स पास ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन उन इनफाइनाइट प्लेन्स में से मुझे वो प्लेन लेना है जो पॉइंट A से पास होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो मैंने क्या करा बच्चों, इस बिंदु A से एक ऐसा समतल गुजारा, एक ऐसा प्लेन मैंने पास किया जो गिवन प्लेन के पैरेलल था, जो दिए गए समतल के समानांतर था। बच्चों इस प्लेन को मैं नाम दे देता हूं पाई, जो मुझे ऑलरेडी गिवन था। जो प्लेन मुझे ऑलरेडी गिवन था उसको मैंने नाम दे दिया पाई। और मैंने ये जो प्लेन सपोज किया है बच्चों, इसको मैं नाम दे देता हूं पाई 1। इसे मैंने नाम दे दिया पाई, इसे मैंने नाम दे दिया पाई 1। चलिए नाम दे दिया जनाब। अब इस प्लेन की इक्वेशन कैसी बनेगी बच्चों? इस प्लेन की इक्वेशन बनेगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू P1। अरे भाई जो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है ऑब्वियसली उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज वही होंगे जो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, उसके डीसीएस वही होंगे जो इसके डीसीएस हैं। भाई इस प्लेन पे नॉर्मल के डीसीएस क्या थे? L1, तो इस पर भी नॉर्मल के डीसीएस L1 होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो दो प्लेन्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो नॉर्मल पहले प्लेन पर वही नॉर्मल दूसरे प्लेन पर, तो ऑब्वियसली उनके नॉर्मल्स के डीसीएस डायरेक्शन को दिख हो जाए सेम होंगी। इसलिए और ये प्लेन ओरिजिन से डिस्टेंस P पर था तो इसकी इक्वेशन ये बनी। और ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ करा बच्चों, अगर ये ओरिजिन से डिस्टेंस P1 पर है, ये वाला जो प्लेन मैंने पाई 1 जिसे सपोज किया, अगर ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों? ये ओरिजिन से P1 डिस्टेंस पर है। भाई ये जो गिवन प्लेन था ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर था? P डिस्टेंस पर वो जो प्लेन आपने बाद में ड्रॉ करा वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है? वो आपने सपोज कर लिया है P1 डिस्टेंस पर है। सो वो जो है उसकी इक्वेशन ये बनेगी। यूं कह सकता हूं कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस P1 भी अगर इसे लिखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये एक ऐसा प्लेन है जिसपे नॉर्मल के DCS LMN है, जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस P है। ये एक ऐसा प्लेन है जो ओरिजिन से डिस्टेंस P1 पर, जिस पर नॉर्मल के DCS जो है वो LMN ही है, मतलब दोनों पैरेलल हो गए। अब एक और बात यहां पर लगे हाथों लागू होगी बच्चों कि चूंकि ये जो प्लेन पाई1 मैंने सपोज करा, जिसकी इक्वेशन ऑब्वियसली मैंने ये सपोज करी, वो प्लेन पॉइंट ए से पास हो रहा है, वो ए ही से पास होता हुआ है। सो ए से पास हो रहा है तो ए इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर ए इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सो हम यहां पर ए रख सकते हैं। सो ये कुछ आपके पास आ गया। सो ये जो P1 की वैल्यू आ गई भैया, इससे मैंने एक काम कर लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब जरा दिमाग लगाइए बच्चों, ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल थे, तो ओरिजिन से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा पहले प्लेन पर, तो उसी परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करूंगा तो वो दूसरे प्लेन को जाकर मिलेगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप ओरिजिन से इस पर, आपने जब पहले प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज कीजिए वो M पर जाकर मिला, तो वही परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करने पर वो दूसरे प्लेन को भी जाकर मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो आप जब पहले प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वही दूसरे पर होगा, या जो दूसरे पर होगा वही पहले पर होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई दो प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हो, ये लीजिए दो प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हो और उस पर मैं पहले प्लेन मैं किसी पॉइंट से पहले प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं वो ऐसा है और दूसरे प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं वो ऐसा है। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो संभव नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, सपोज कीजिए कुछ ऐसी पिक्चर बनती, सो पहले प्लेन पे नॉर्मल ऐसा आता, दूसरे प्लेन पे नॉर्मल ऐसा आता, बट सिंस द टू आर पैरेलल टू वन अनदर, सो ऑब्वियसली व्हाट नॉर्मल इज ऑन फर्स्ट प्लेन इज नॉर्मल ऑन सेकंड प्लेन। मतलब मैं पहले ही उसी नॉर्मल को एक्सटेंड करते जाऊंगा तो वो अगले प्लेन पे जाकर मिलेगा। इसके पैरेलल को तीसरा प्लेन ड्रॉ कर दूंगा तो वो उस वही एक्सटेंशन करने पर वो तीसरे प्लेन को भी जाकर मिल जाएगा। ऐसा ही होता जाएगा। सो यहां पर क्या हुआ बच्चों, जब मैंने इस पॉइंट से पहले प्लेन पर नॉर्मल ड्रॉ करा तो उसकी डिस्टेंस आई P और उसी को एक्सटेंड किया तो वो आ रही है दूसरे नॉर्मल पर, दूसरे प्लेन पे जाकर मिल रहा है वो P1। अब आप डायग्राम में आराम से देखिए, ये डिस्टेंस P है और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये डिस्टेंस P है और ये डिस्टेंस P1 है। सो ऑब्वियसली इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यदि आप देखें डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स, इन दोनों समतलों के बीच की जो दूरी होगी बच्चों वो लाजमी है, वो कितनी आएगी। अगर मैं डिस्टेंस को जो है साहब D लिख दूं तो वो डिस्टेंस कितनी आएगी, वो डिस्टेंस आ रही है, आप देख सकते हैं वो आ रही है P1 माइनस P। भाई या तो वो P1 माइनस P होगी या फिर P माइनस P1 होगी, डिपेंडिंग कौन बड़ा है। अगर P1 बड़ा है P छोटा है तो P1 माइनस P, और अगर P बड़ा है P1 छोटा है तो P माइनस P1। इस तरह बड़े में से छोटे को माइनस करना है। यूं कह दूं कि भैया मैं P माइनस P1 तो कोई हज वाली बात नहीं है जो हम अमूमन करते हैं। सो इन दोनों समतलों के बीच की दूरी आ गई और नेचुरल सी बात है बच्चों, इन दोनों समतलों के बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगी, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस वही होगी। क्यों भाई, ये दोनों प्लेन्स इमेजिन कीजिए, ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये पहला प्लेन है, ये हमारे पास में पहला प्लेन है, ये पहला प्लेन है। इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी थी, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी थी। ये रहा गिवन प्लेन, ये रहा गिवन पॉइंट, इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस पूछी थी, आपने इसके पैरेलल ये प्लेन ड्रॉ कर दिया, इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस निकाली। इन दोनों प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस आएगी, इन दोनों प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही तो इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि आपने इस पॉइंट, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इस पॉइंट की भी इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछी थी। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, दो पैरेलल अगर कोई लाइंस होती या कोई दो पैरेलल कर्व्स होते तो क्या होता, अगर कोई दो लाइंस या दो कर्व्स एक दूसरे के पैरेलल है तो डिस्टेंस बिटवीन देम विल रिमेन मेंटेन्ड एवरी टाइम। उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा नियत बनी रहेगी। सो इस जगह पर इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वही दूरी इन दोनों के बीच में भी होगी। सो आई कैन से कि इस पॉइंट की इस प्लेन से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी P माइनस P1। होप आपको ये समझ में आया है। वो होगी कितनी, P माइनस, या तो P1 माइनस P या P माइनस P1। सो मैं कह सकता हूं वो जो डिस्टेंस होगी वो कुछ इतनी आ गई। भाई हम यूं कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ P माइनस P1, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। अब आप देखिए P माइनस, अब P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अब P1 की वैल्यू जो दे रखी है बच्चों वो है LX1
प्लस My1। और ये क्यों आया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया क्यों भैया। इसका सीधा साधारण सा कारण ये था कि पॉइंट x1 y1 z1 से ही पास होता हुआ प्लेन आपने लिया है। भाई ये प्लेन तो आपको गिवन है, इस प्लेन की इक्वेशन तो आपको गिवन है, ये प्लेन तो आपने अपने मर्जी से सपोज करा है। भाई ये प्लेन आपको थोड़ी ना दे रखा था, तो ये तो अपने मर्जी से माना कि ओरिजिन से P1 डिस्टेंस पर एक प्लेन ले लीजिए। तो P1 इज समथिंग विच हैज बीन अज्यूम्ड बाय यू, जो आपके द्वारा माना गया है, जो आपको प्रॉब्लम में दिया नहीं था। और आंसर सर्वे सर्वा एक नियम है बच्चों, आंसर हैज टू बी ब्रॉट इन टर्म्स ऑफ दोज फैक्टर्स, दोज थिंग्स, दोज पैरामीटर्स, दोज वैल्यूज ओनली विच हैव ऑलरेडी बीन गिवन इन द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम में मुझे दी हुई हो। और मुझे प्रॉब्लम में प्लेन की इक्वेशन दे रखी थी, यानी कि Lx My Nz Lmn और P दे रखा था, और मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 दे रखे थे। सो आंसर हैज टू बी ब्रॉट इन टर्म्स ऑफ दोस पैरामीटर्स। अब यहां जो आंसर आया ये उन टर्म्स पे नहीं आया। भाई P तो आपको प्रॉब्लम में दे रखा था, लेकिन क्या P1 दे रखा था? नहीं। सो P1 हैज टू बी एलिमिनेटेड, इसीलिए मैंने यहां से P1 की वैल्यू निकाली, वो यहां रख दी। सो ये हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, इन दोनों समतलों के बीच की दूरी, इन दोनों समतलों के बीच की दूरी वो ये थी, और वो दूरी इस दूरी के बराबर है, क्योंकि ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, और दोनों पैरेलल बने हुए, तो उन दोनों के बीच की दूरी हर जगह पर नियत, अपरिवर्तित, अनचेंज, कांस्टेंट बनी रहेगी। तो अब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं भैया, Lx प्लस My प्लस Nz, ये माइनस P। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट और द मिनिमम और द न्यूनतम दूरी हमारे पास में आ चुकी बच्चों। तो किसी पॉइंट की किसी प्लेन से किस तरह से डिस्टेंस निकाली जाती है वो ये आ चुकी बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये तो साहब बात हुई कब, ये तो बात हुई तब जब प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में दे रखी हो। अब इमेजिन कीजिए अगर नॉर्मल फॉर्म नहीं दे रखी हो, जनरल फॉर्म दे रखी हो, तो क्या करेंगे। तो चलिए साहब, अगर जनरल फॉर्म दे रखी देन हाउ वी विल प्रोसीड। अब मुझे उसके लिए इसमें से कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी। तो बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने कॉपी नहीं किया हो तो अवश्य भावी रूप से कर लीजिए। अब बच्चों जैसे यहां पर मुझे ये पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, मुझे ये पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, और प्लेन की जनरल इक्वेशन दे रखी है बच्चों ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, ये। और मुझे उस पॉइंट की इस प्लेन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को बोला है, अर्थात न्यूनतम दूरी ज्ञात करने को बोला। देन हाउ आई विल प्रोसीड, लेट मी सी। बच्चों हम उस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास ये जो फार्मूला बनकर आया है, मैं इसी फार्मूले का यूज करूंगा, और उसके लिए मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए साहब, क्योंकि जगह की मेरे पास में कमी है तो मुझे तो मिटाना पड़ेगा। भैया आपकी कॉपी में तो पेजेस खत्म हो जाएंगे, दूसरी कॉपी आ जाएगी, मेरे पास में बोर्ड खत्म हो जाए तो दूसरा बोर्ड नहीं, उसी बोर्ड पे काम करना रहेगा भैया। ये मैं, चलिए बढ़ता हूं। अब मुझे वो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस मुझे पता है भैया क्या होती है, वो हम अभी डिराइव कर चुके हैं। अब जरा देखिए, ये जो प्लेन की इक्वेशन आपके पास में आई है, क्यों ना मैं इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लूं। और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करूंगा बच्चों, मैं इसे अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। यही पिक्चर मैं यहां पर करूंगा, यही पिक्चर मैं यहां पर भी करूंगा, और यही पिक्चर मैं यहां पर भी करूंगा। सो मैंने क्या करा बच्चों, मैंने एक छोटा सा काम ये करा कि अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। लाजमी बच्चों मुझे उसको डीसीएस की फॉर्म में लाना है। एबीसी नॉर्मल के डीआरएस होते हैं, आप उनके स्क्वायर कर दीजिए, सम कर दीजिए, रूट निकाल दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, तो वो डीसीएस दिक्कतें आ जाती हैं, वो हमें पता है। सो ये हमारे पास आ गया। सो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आ गई। अब यदि मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, मैं इसे कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं बच्चों, इफ आई कंपेयर इट विद द नॉर्मल फॉर्म दैट इज Lx प्लस My प्लस Nz माइनस P इक्वल्स टू 0। अगर इस समीकरण से कंपेयर किया जाए तो L की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसी तरीके से m की वैल्यू यहां m की वैल्यू क्या होगी, b अपॉन दिस, इसी तरह से n की वैल्यू क्या होगी, c अपॉन दिस, और इसी तरीके से p की वैल्यू क्या होगी बच्चों, p की वैल्यू एक्चुअली वो माइनस p है, तो माइनस p की वैल्यू क्या होगी, d अपॉन दिस, सो दैट p की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस ऑफ d अपॉन दिस। और ये दिस का मतलब क्या है, मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ प्लेन बच्चों, ये मेरे पास में समतल की समीकरण आ चुकी है। अब उस पॉइंट x1 y1 z1 की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आप जानते हैं बच्चों, वो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस जिसे हम pm डायग्राम में देख पा रहे हैं वो pm के बराबर है। सो वो क्या होगी, मॉडुलस ऑफ l, और l का मतलब क्या है यहां पर, a अपॉन दिस x1 प्लस m का मतलब क्या है, b अपॉन दिस इंटू y1,
और फिर n का मतलब क्या है, c अपॉन दिस इंटू z1 माइनस p, और माइनस p का मतलब क्या बच्चों, माइनस p का मतलब है प्लस d अपॉन दिस, ये हमारे पास आ गया। होप आपको ये समझ में आया है भाई। ये डिस्टेंस का फार्मूला था, सो मैंने इससे कंपेयर करा, तो L की जगह मैंने ये रखा, M की जगह मैंने ये रखा, N की जगह मैंने ये जो फार्मूला हमारे पास में बनकर आया था, मैंने इस फार्मूले का यूज करा, और माइनस पी, SHP की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, माइनस पी की ही जरूरत पड़ी। सो ये हमारे पास में आ चुका। अब सभी का डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो मेरे लिए एक अच्छी बात यह हुई कि मुझे एलसीएम लेने में कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस तरीके से बच्चों मेरे पास में क्या आ गया, दिस इज वी कैन से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट P फ्रॉम द गिवन प्लेन। ये उस बिंदु की, उस समतल से न्यूनतम दूरी मुझे प्राप्त हो चुकी बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d होल अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मतलब क्या करा मैंने एक छोटा सा काम ये करा कि x की जगह पर x1 रख दिया, y भाई x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, z की जगह पर z1, और बाकी पूरी प्लेन की इक्वेशन वैसे की वैसी, और अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर आप स्मरण करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, तो यही काम तो हम लोगों ने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन से गिवन पॉइंट की डिस्टेंस निकालते समय किया था। बस वहां 2 वेरिएबल्स थे x और y, यहां 3 वेरिएबल्स है x y z, अदरवाइज कहानी वैसी की वैसी है। और तकरीबन आप सब कुछ वैसा ही पढ़ते हुए आ रहे हैं जैसा आप लोगों ने 2D ज्योमेट्री में, प्लेनर ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ा था, वही 3D में प्लेन के लिए है। अगर 2D में मैं किसी लाइन को बिछा देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं, तो वो एक प्लेन बन जाता है। इसलिए सभी कुछ वैसा ही आता है बच्चों, कॉपी कर लीजिएगा। तो किसी समतल से किसी बिंदु की न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, एक तरीका था, तरीके और भी हो सकते हैं बच्चों। आगे चल के आप जब स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे। अभी आपने 2D में स्ट्रेट लाइन पढ़ी, व्हेन यू विल गो थ्रू द स्ट्रेट लाइन इन 3D, तो आप जो है और भी तरीके से डिस्टेंस निकालने पर काम कर सकते हैं। बट अभी भी और तरीके शायद हो सकता है आप लोगों के ध्यान में आ रहे हो, बट मेरे दिमाग में जो तरीका था मैंने उसका उपयोग करा। सो हाउ टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। होप आपको समझ में आया बच्चों। अब यही इक्वेशन अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में दे रखी होती, सपोज कीजिए वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन होती है r डॉट n प्लस d इक्वल्स टू 0, अगर ये होता और कोई पॉइंट होता जिसका pv आपको दे रखा हो r1 वेक्टर, तो आप उसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देन इट्स डिस्टेंस यू विल डिटरमाइन, आप r की जगह रख दीजिए r1 डॉट n प्लस, और अपॉन में क्या करेंगे बच्चों, मॉडुलस n। So this is a shortest distance of a point from a plane। बच्चों किसी बिंदु की, किसी समतल से न्यूनतम दूरी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, ये कॉपी कर लीजिएगा। किसी पॉइंट की, किसी प्लेन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए अगर कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है तो ये, और अगर आपके पास में वेक्टर इक्वेशन दे रखी है तो ये, और अगर नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है तो बच्चों फिर हमारे पास में बड़ा सिंपल सा फार्मूला होगा, Lx प्लस my प्लस nz माइनस p। ये और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखना मत भूलिएगा बच्चों। यहां पर क्या होगा, आपने r की जगह क्या रख देना, बस उस पॉइंट का pv, r की जगह जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स रख दिया करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहां पर इक्वेशन में हम प्लेन में पोजीशन वेक्टर, उसका स्थिति सदिश रख दिया करते हैं। तो ये आपके पास में न्यूनतम दूरी के सूत्र बच्चों, इनको एक बार फिर से कॉपी में लिख लीजिएगा, याद रहेंगे। अब एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। मुझे कहा है साहब पॉइंट -112 की, पॉइंट -112 की आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, किससे, 3x माइनस 4y प्लस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। सो हाउ आई विल डिटरमाइन, मैं कैसे ज्ञात करूंगा बच्चों, हमें काम करते हैं, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 और z की जगह पर z1 अपॉन दिस, और अपॉन प्लस ये, और क्या, अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आप रख देंगे। बड़ी सरलता से आपका काम हो जाएगा बच्चों। 3 -3 और -4 -7 प्लस 7 से कैंसिल हो जाएगा, और 10 अपॉन 5 √2 आएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो 2, मतलब कुल मिलाकर √2। होप मेरा कैलकुलेशन सही है, अगर गलत हो तो आप उसको रेक्टिफाई करके खुद से कर लीजिएगा। एक और प्रश्न लिखिएगा, हमें बोल रखा है कि आप इस प्लेन की आप जो है साहब ये लीजिए, ये आपके पास में प्लेन है, और इस प्लेन की एक ऐसे पॉइंट से डिस्टेंस निकालिए जिसका पीवी है -i प्लस j प्लस k,
वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। इस प्लेन की इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से करेंगे, और बच्चों उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला क्या है आपके पास में, R1, ये R की जगह पर आप ये पॉइंट रख देंगे, उस पॉइंट का पीवी रख देंगे ये, और ये क्या 3i प्लस 4j माइनस 12k माइनस 26 और अपॉन क्या अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये लीजिए। सो ये अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। डॉट मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ बिग डील फॉर यू पीपल, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो किस तरीके से किसी बिंदु की किसी समतल से न्यूनतम दूरी ज्ञात की जाती है, होप आपको ये समझ में आया है। चलिए हम इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चों, अगर मुझे किसी पॉइंट जैसे यही दे रखा है, सपोज कीजिए P, और इस पॉइंट x1 y1 z1, इस पॉइंट की XY प्लेन से डिस्टेंस निकालने को बोली जाए, तो XY प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, XY प्लेन मतलब z इक्वल टू 0। भाई XY प्लेन में कोई भी पॉइंट हो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा। x और y कोऑर्डिनेट्स डिफर करेंगे लेकिन z तो हमेशा 0 होगा। सो मुझे अगर इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालने को बोला, मुझे कहा डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x1 y1 z1 फ्रॉम XY प्लेन, मतलब फ्रॉम z इक्वल टू 0, दूसरा मतलब यही हुआ इसका। तो कैसे निकालेंगे भाई, प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, प्लेन की इक्वेशन हो गई 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इसका तरीका आपको क्या बताया भाई, यहाँ पे काम कीजिए, x की जगह पर x कोऑर्डिनेट, y की जगह पर y कोऑर्डिनेट, z की जगह पर z कोऑर्डिनेट रख दिया, और अपॉन में क्या अंडर द रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये लीजिए, ये आपके पास आ गया। और ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये सब ये 1 हो गया। सो फाइनली क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ z1। सो इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस, इस पॉइंट की इस प्लेन से यानी इस प्लेन से डिस्टेंस मॉडुलस z1 आई। समझ में आया होगा। ऐसे अगर चलिए मैं अगर आपसे बोलूं YZ प्लेन से डिस्टेंस निकालिए, YZ प्लेन से डिस्टेंस निकालिए, YZ प्लेन मतलब क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन। सो YZ प्लेन को अगर मैं इक्वेशन को 1x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 0 लिख दूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ना चाहिए। सो ये आपके पास आया, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, आपके पास में जो डिस्टेंस आएगी बच्चों वो 1x1 प्लस 0y1 प्लस 0z1 और अपॉन में क्या 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और ये क्या आएगी बच्चों, मॉडुलस ऑफ x1। सो ये आपके पास में pm आ गई, pm मॉडुलस z1 आ गई, pm मॉडुलस x1 आ गई। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलता zx प्लेन से डिस्टेंस निकालिए, सो zx प्लेन से डिस्टेंस क्या आएगी बच्चों, वो आएगी मॉडुलस ऑफ y1। सो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम xy प्लेन yz प्लेन zx प्लेन से कैसे ज्ञात की जाती है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, आप लोगों ने कर दिया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये कहा है कि चलिए लिखिएगा, एक प्रश्न लिखिएगा, intercepts of a plane on coordinate axes are small a, small b, small c respectively. Intercepts of a plane on coordinate axes are small a, small b and small c respectively, and distance of this plane from origin is p. Distance of this plane from origin is p. Prove that 1 over a square plus 1 over b square plus 1 over c square is equals to 1 over p square। ये लीजिए, वीडियो को पॉज करके कीजिएगा बच्चों। क्या बोल रखा है कि किसी प्लेन के कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स क्या है, ए बी सी। ये रहा वो प्लेन, चलिए ये रहा वो प्लेन, आपको बोला है कि इस प्लेन का कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स है ए बी सी, मतलब एक्स एक्सिस पर ए, वाई एक्सिस पर बी और जेड एक्सिस पर सी। अब ये प्लेन वो बन गया, ठीक है जनाब, बन गया। अब क्या करेंगे, इस प्लेन की जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास में क्या आएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। जाहिर सी बात है, इंटरसेप्ट फॉर्म डायरेक्ट आपके पास में ये आ गई। भाई ये तो गिवन है ना, जिसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट सी है, तो इक्वेशन ये बनेगी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को क्या लिखूं, इसको मैं लिखूं x इंटू 1 बाय ए प्लस वाई इंटू 1 बाय बी प्लस जेड इंटू 1 बाय सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस प्लेन की आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एक्स की जगह 0 रखिए, वाई की जगह 0 रखिए, जेड की जगह 0 रखिए, -1। भाई इसकी जगह 0 रखा, 0 रखा, 0 रखा, -1 और अपॉन में क्या? अपॉन में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि ये है, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि ये है, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि ये है, ये आएगा बच्चों। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बच्चों। मैंने इसकी किससे डिस्टेंस निकाली? इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली। ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली तो प्रिसाइजली मैं उसे OM ही नाम देता हूं। ओ वो पॉइंट होता है जिससे डिस्टेंस निकाली, तो वो O है यहां पर, इसीलिए ये आ गया। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल गिवन है? ये डिस्टेंस इक्वल गिवन है बच्चों P के। ये आपको प्रॉब्लम में बोल रखा है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू P। अब आप क्या करेंगे? चलिए इस पॉइंट की ये आपके पास में आ गई। अब आप मॉडुलस हटा दीजिए, तो मॉडुलस हटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा बच्चों? ये मॉडुलस हट गया और अपॉन में क्या आएगा? और स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट भी हट जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, और रूट हट जाएगा और ये क्या आएगा? 1/a का स्क्वायर, 1/b का स्क्वायर, 1/c का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? अब p स्क्वायर। ये कुछ आएगा आपके पास में। और फिर इसको आप अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं? 1/a स्क्वायर, 1/b स्क्वायर, 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों? 1/p स्क्वायर। भाई ये पूरा एक्सप्रेशन इधर आ गया, ये p स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, ये आपके पास में जो होगा, ये वो कंडीशन आ गई, ये वो स्थिति आ गई, वो परिस्थिति आ गई जिसके जो हमें प्रूव करनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। एक और क्वेश्चन लिखिए। चलिए प्रश्न है, अ प्लेन इंटरसेक्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट्स A, B and C रिस्पेक्टिवली। अ पॉइंट, सॉरी मैंने क्या बोला, एक मिनट मैं वापस से बोलूं। अ प्लेन इंटरसेक्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस at points A, B and C respectively, and distance of this एक मिनट काट दीजिए, ये जो मैंने बोला ये इसको काट दीजिए। लिखिएगा a variable plane is at distance P from origin। a variable plane is at distance P from origin, ठीक है। and centroid of tetrahedron OABC। थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा, इसे वापस से काटिएगा। अ वेरिएबल प्लेन इज एट डिस्टेंस P फ्रॉम ओरिजिन एंड इफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC, find locus of centroid of tetrahedron OABC where A, B and C are its intersection points on coordinate axis। करिएगा, प्रश्न को आपको हल करना है बच्चों। मैं एक बार फिर से प्रश्न बोल रहा हूं, जो है a variable plane is at distance P from origin and centroid, find locus of centroid of tetrahedron OABC where A, B and C are its intersection points on coordinate axis। करिएगा, कैसे क्या करेंगे हम? चलिए देखिए, एक वेरिएबल प्लेन है। वेरिएबल प्लेन से मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। हमें यहां पर यह कहा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब यहां पर कोई प्लेन है इस तरह से, ये कोई प्लेन है हमारे पास में, ये लीजिए ये कोई प्लेन है, तो ये प्लेन ऐसे मूव कर रहा है, कुछ भी ऐसे मूव कर रहा है भैया। ये प्लेन कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, इस तरह से ये प्लेन मूव कर रहा है। और लेकिन ऐसा मूव कर रहा है कि इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हमेशा नियत बनी हुई है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हैज बीन केप्ट कांस्टेंट। इसकी मूल बिंदु से जो दूरी बनी हुई है बच्चों वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है साहब। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है। और आपको क्या करना है, जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? ABC पर, तो आपको टेट्राहेड्रॉन OABC का क्या निकालना है? सेंट्रॉइड का लोकस। कैसे करेंगे? देखिए, हम यहां पर
बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए किसी इंस्टेंट पर प्लेन की इक्वेशन ये है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 माना जा सकता है। भाई जिस इंस्टेंट पर उस प्लेन ने x एक्सिस को डिस्टेंस a पर, y एक्सिस को b पर, z एक्सिस को c पर कट करा, उस इंस्टेंट पर प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? प्लेन तो वेरिएबल है, अब ये ए बी सी की वैल्यू लगातार क्या होगी? चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल प्लेन है। भाई वेरिएबल प्लेन है, कभी ये प्लेन ऐसा है, कभी ये प्लेन ऐसा है, कभी ये प्लेन ऐसा है, ऐसे चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। लेकिन इसकी एक चीज क्या कांस्टेंट है? इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस बनी हुई है बच्चों, मूल बिंदु से इसकी जो दूरी बनी हुई है वो नियत बनी हुई है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आ रहा। सो प्लेन की इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। होप आपको ये समझ में आ गया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। अब भाई ये प्लेन ने ऐसा कुछ किया है, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए, एक्स एक्सिस को ए पे कट करा, वाई एक्सिस को बी पे कट करा, जेड एक्सिस को सी पे कट करा। ए के कोऑर्डिनेट्स जिस समय कट करा उस समय ए के कोऑर्डिनेट्स ये थे, सपोज कीजिए बी के कोऑर्डिनेट्स ये थे, और जेड के सी के कोऑर्डिनेट्स ये थे। और हमने अपने मर्जी से क्या करा है? हमने मर्जी से अपने ए बी सी को माना है। अब जब भी कभी लोकस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं तो हमें एक ही सड़ा सा काम करना होता है, जो भी कुछ हमने अपने मर्जी से माना उन्हें हमें एलिमिनेट करना होता है और कुछ नहीं। सो लेट अस सपोज इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस, लिख सकते हैं इसके ऊपर आप ये। सो प्लेन की इक्वेशन ये आ गई। अब आपको क्या गिवन है? आपको ये गिवन है कि इस प्लेन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट बनी हुई है। वो कितनी बनी हुई है? वो p बनी हुई है। सब बोला भी है शायद प्रॉब्लम में, अगर नहीं बोला तो लिख लीजिएगा। सो वो आप अभी डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस p है तो आपने इसके लिए सॉल्व कर ही लिया, ये यहां तक तो आपका काम हो ही गया था। भाई अगर इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस p है तो हमने इसके ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली, सॉल्व करा, तो हमारे पास में ये पिक्चर तो बन के आ ही चुकी है। तो इसी के आगे हम कर लेते हैं। अब मुझे किसका लोकस निकालना है? अब मुझे लोकस निकालना है टेट्राहेड्रॉन OABC का। तो टेट्राहेड्रॉन OABC का जो सेंट्रॉइड होगा वो क्या होगा? भाई इतना सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद यहां तक की तो पिक्चर आ गई, तो मैं उसी को यूज कर लेता हूं। अब इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? इसका सेंट्रॉइड होगा जनाब x1। भाई ये तो सब 0 0 0 है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो माशाअल्लाह सभी 0 0 0 हैं। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 इज इक्वल टू दिस। मान लिया सेंट्रॉइड जो है टेट्राहेड्रॉन का, जिसे आप G से लिखते हैं, मैंने मान लिया उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। लेट मी सपोज इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 z1। सो यही पिक्चर बनेगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 इज इक्वल टू ये आ गया। सो इससे a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? a की वैल्यू आ गई 4x1, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे तो वो 4y1, बहुत अच्छी बात। भाई a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, और c की वैल्यू ये। a की वैल्यू 4x1 आ गई, b की वैल्यू 4y1 आ गई, c की वैल्यू 4z1 आ गई। अब ये जो तीनों वैल्यूज हमारे पास में आई हैं, इन तीनों वैल्यूज को यहां रख दीजिए। सो a की वैल्यू कितनी है? 4x1, ये लीजिए। b की वैल्यू कितनी है? 4y1, ये लीजिए। c की वैल्यू कितनी है? 4z1, ये लीजिए। और इज इक्वल टू कितना? ये। अब आप यहां से 4 4 4 का स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, 16 जो कि RHS पे चला जाएगा। सो आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन x1 स्क्वायर, 1 अपॉन y1 स्क्वायर, 1 अपॉन z1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 16 अपॉन p स्क्वायर। सो दिस इज दैट प्लेन। अब ये आपके पास में आ गया। और लोकस निकालना है तो बाद में इसको जनरलाइज कर देंगे, इसको सामान्य रूप दे देंगे। तो सामान्य रूप दे देंगे तो क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन y स्क्वायर, 1 अपॉन z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 16 अपॉन p स्क्वायर। ये हो गया, कर लीजिएगा। चलिए ऐसा ही एक और प्रॉब्लम कर लीजिए। अ वेरिएबल प्लेन इज एट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन। अ वेरिएबल प्लेन इज एट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन and find locus of centroid of triangle ABC where A, B and C are its intersection points on coordinate axis। करिए। अब क्या करेंगे? फिर वही बात होगी कि प्लेन की इक्वेशन को हमने ऐसे सपोज कर लिया और फिर हमने इसके ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली, सॉल्व करा, वो ये पिक्चर आएगी। लेकिन इस बार किसका लोकस बोला है? ट्राइंगल ABC का, ट्राइंगल ABC के सेंट्रॉइड का। तो ट्राइंगल ABC के सेंट्रॉइड का लोकस कैसे निकलेगा? ट्राइंगल ABC के सेंट्रॉइड का लोकस जो निकलेगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होगा। सो x1 इस बार क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3
इससे आपके पास में a इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 3x1, ऐसे निकालेंगे b इक्वल टू कितना आएगा, अब b इक्वल टू आएगा बच्चों 3y1 और c इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 3z1, वो यहां रखेंगे। सो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। भाई आपने सेंट्रॉइड को, वही घिसी पिटी सी बात, आपने सेंट्रॉइड को x1 y1 z1 उसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए। सो ये पिक्चर आपके पास में आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको जनरलाइज कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे तो ये इसका लोकस आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, कर लीजिएगा। एक और प्रश्न कर लेते हैं, चलिए करें। हमें कहा है अ ट्राइंगल, सॉरी अ प्लेन इंटरसेक्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब वही कर लीजिए। अ वेरिएबल प्लेन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अ वेरिएबल प्लेन इज एट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन, is at constant distance p from origin. Find locus of foot of perpendicular from origin to that plane. उस समतल पर मूल बिंदु से अभिलंब पाद बिंदु के बिंदु पथ ज्ञात कीजिए, करिएगा। आई रिपीट, अ वेरिएबल प्लेन इज अ डिस्टेंस p from origin. Find locus of foot of perpendicular from origin to that plane. वीडियो को रोक करके खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमें इस बार क्या बोला है बच्चों, हमें यह कहा है कि एक वेरिएबल प्लेन है। ये लीजिए साहब, मैंने पहले इसको एक्स एक्सिस नाम दे दिया, इसको वाई एक्सिस नाम दे दिया, इसे मैंने जेड एक्सिस नाम दे दिया, और ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है। इस प्लेन पर मैंने क्या करा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस पर मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जनाब। अब परपेंडिकुलर जब ड्रॉप किया तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया, ये जो लंबपात बिंदु आया, इसका बिंदु पथ ज्ञात करना है मुझे, इसका लोकस फाइंड आउट करना है। क्या करूं मैं, कैसे किया जाए, प्रयास कर लेते हैं, करने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं बच्चों, हम इस प्लेन की इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ऐसा कर लेते हैं। लेट मी सपोज कि ये प्लेन ये है, मैंने मान लिया प्लेन की इक्वेशन को, मैंने ये सपोज कर लिया। और इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है p, और इस p और इस p में कंफ्यूजन ना रहे इसलिए इसको एक काम करते हैं, इस पॉइंट को m नाम दे देते हैं। तो मुझे m का लोकस निकालना है, मुझे ये डिस्टेंस p दे रखी है, ठीक बात है। अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जरा निकालिए। इस पॉइंट प्लेन की, मैंने प्लेन की इक्वेशन को ये सपोज कर लिया, मतलब मैंने अपने मर्जी से ABCD सपोज करा है, तो वो तो मुझे एलिमिनेट करने ही होंगे। अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए, मतलब OM। सो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, z की जगह पर z1 प्लस डी, और अपॉन में क्या, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये OM आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये आपको गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, P, ये आपके पास आ चुका। हो सकता है हम कुछ ऐसा भी अभी सॉल्व करने के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी करें जो हमको जरूरत ही नहीं हो, तो प्रॉब्लम करने के दौरान ही होता है। और हम एग्जाम हॉल में जब बैठे होते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कई बार कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। भाई हम तो प्रॉब्लम को चल रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम अगर उस तरीके से सॉल्व हो जाती तो अच्छी बात है, अदरवाइज बाद में मालूम पड़ता है कि यार अपन ने ये खामखा करा, या फिर इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया, इसको हम इस कम मेहनत में कम टाइम में कर सकते थे। बट मैंने अभी, चलिए ये तो आपके पास में ये आ गया। अब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मुझे इसका लोकस निकालना है। तो जरा एक काम करते बच्चों, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है मैंने उसको सपोज कर लिया x1 y1 z1। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने सपोज कर लिया x1 y1 z1, मान लिया। सो एक बात और भी है कि ये जो पॉइंट है ये प्लेन पर है, इसलिए प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो एक आपके पास में ये भी पिक्चर बनकर आ गई, ये उसको सेटिस्फाई करेगा। भाई एक एक्सप्रेशन मेरे पास में ये आया, एक एक्सप्रेशन मेरे पास में ये आया। एक और बात हमारे पास में आ रही है, यहां पर क्या हमारे पास में आ रही है, हमारे पास में एक बात ये आ रही है बच्चों कि ये पॉइंट प्लेन पर था, इसलिए प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया, वो तो हमने करा ही करा। और एक और बात ये है कि OM जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। OM, ध्यान दीजिए, OM इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, वो समतल के लंबवत है। क्यों,
OM परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि आपने ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो वो जो आया परपेंडिकुलर उसी के फुट का तो लोकस पूछा है आपसे, सो ऑब्वियसली उसके परपेंडिकुलर हुआ। तो अगर इसके परपेंडिकुलर हुआ तो इस के डायरेक्शन रेशियोज, OM के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के रेशियो में ही होंगे। OM के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? चलिए भाई, चूंकि OM प्लेन के परपेंडिकुलर है तो OM के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? OM के डायरेक्शन रेशियोज, पहले तो OM के डायरेक्शन रेशियोज ही निकालिए, काम कीजिए। तो OM के डायरेक्शन रेशियोज होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। भाई ये आपके पास में जो पॉइंट है ये तो 0 0 0 है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। आ गया? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हमारे पास आ गया एक बात। और दूसरी बात क्या, चूंकि OM ये जो लाइन है ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है ABC। सो ये जो होंगे ये सेम ही रेशियो में होंगे, ये सेम रेशियो में होंगे। क्यों? क्योंकि OM प्लेन पे नॉर्मल है और प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC, सो दीज थ्री विल रिमेन इन सेम रेशियो। सो लेट मी सपोज दिस इज इक्वल टू लेमडा, ये मैंने क्या मान लिया बच्चों? लेमडा। सो ये आपके पास में क्या आया, जो है यहां से ABC की वैल्यू अगर आप निकालें तो ABC की वैल्यू क्या आएगी? A की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो आएगी बच्चों x1 अपॉन लेमडा। ऐसे ही B की वैल्यू क्या आएगी? y1 अपॉन लेमडा। ऐसे ही C की वैल्यू क्या आएगी? z1 अपॉन लेमडा। सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। आपके पास में ABC तीनों की वैल्यू आ गई, ABC तीनों की वैल्यूज आपके पास में आ चुकी हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारे पास में ABC की वैल्यूज आ गई। और ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं, एक काम कीजिए उन्हें यहां रख दीजिए, इन तीनों वैल्यूज को यहां रख दीजिए। जब इन तीनों वैल्यूज को यहां रखेंगे तो ये होगा x1 अपॉन लेमडा इंटू x1, ये क्या होगा? y1 अपॉन लेमडा इंटू y1, z1 एक सेकेंड z1 अपॉन लेमडा इंटू z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। भाई A की जगह x1 अपॉन लेमडा, y की जगह पर, B की जगह पर, C की जगह पर रख दिया। इससे आपके पास में क्या आ गया? D की वैल्यू अगर आप निकालें तो D की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? माइनस साइन आएगा और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन लेमडा। होप मैंने जो कुछ किया है वो सही किया है। सो D की वैल्यू ये आ गई। अब D की वैल्यू जो आपके पास में आई वो वैल्यू, ये जो D की वैल्यू आई और ये जो A की वैल्यू आई, इन सभी को आप यहां रख दीजिए। जब आप यहां रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको जो है इस तरीके से D की वैल्यू क्या है बच्चों? और D की वैल्यू आपने निकाली वो है माइनस x1 स्क्वायर। या एक काम कीजिए, पहले ना इसको छोटा कर लीजिए इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन आपको यहां पर ये वाली जो आई थी आपके पास में। सो यहां से क्या आया था? मॉडुलस ऑफ D बराबर क्या आया बच्चों? P अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्योंकि बाकी तीनों तो 0 हो चुके हैं तो ये पिक्चर आई। और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो D स्क्वायर बराबर P स्क्वायर आ जाएगा इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बहुत खूबसूरत बात है भैया। और D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू जैसा कि आप पा रहे हैं माइनस साइन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर होल अपॉन लेमडा और उस पूरे का स्क्वायर, ये D की वैल्यू इज इक्वल टू क्या? P स्क्वायर। और A स्क्वायर का जहां तक सवाल है बच्चों, सो वो है आपके पास में x1 स्क्वायर, A का स्क्वायर कर देंगे तो x1 अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर, फिर ये क्या होगा? y1 अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चों? z1 अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर, और ये पूरा यहां पर आ गया। ये कुछ हमारे पास में होगा। अब यहां से लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अब कॉमन निकाल के क्या हो जाना है बच्चों? अब कैंसिल हो जाना है। ये कैंसिल हो जाना है तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा, पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर LHS पर देखिए भाई, लेमडा का स्क्वायर इधर भी आएगा, लेमडा का स्क्वायर इधर भी आएगा, तो ये क्या हो गया बच्चों? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? P स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर भी होगा। और ये एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल इसलिए हो सकता है क्योंकि नॉन जीरो भी कैंसिल आप तभी कर पाते हैं दो मैथमेटिकल क्वांटिटीज को जिसके बारे में आपको कंफर्म हो कि जीरो नहीं है, और ये जीरो नहीं क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सम है इनफैक्ट। सो ये आपके पास में क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर
इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और जनरलाइज कर देंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। होप मैंने जो कुछ किया है वो सही किया है भैया। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं मुझे क्या बोला। मुझे कहा देयर इज अ वेरिएबल प्लेन, देयर इज अ वेरिएबल प्लेन विच इज अ डिस्टेंस, विच इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस पी फ्रॉम ओरिजिन। एक परिवर्तित तल है जिसकी मूल बिंदु दूरी पी बनी हुई है। ये कहा है आपको, बोला है कि उस प्लेन पर ओरिजिन से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो उस परपेंडिकुलर के फुट का लोकस पूछा है। भाई ये एक वेरिएबल प्लेन है, ऐसा वो प्लेन कभी ऐसा है, 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 कभी वो वैसा है, मतलब ये प्लेन चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा सेम बनी हुई है। अब जब ऐसा है तो इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कहीं यहां मिला, फिर ऐसा किया तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर कहीं यहां मिला, फिर ऐसा किया तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर कहीं यहां मिला। तो ये जो इसका जो फुट बन रहा है उसके फुट का लोकस पूछा है। तो आपने क्या करा भाई, आपने प्लेन की इक्वेशन को ये सपोज कर लिया, मान लिया चलो प्लेन की इक्वेशन ये। अब आपने अपने मर्जी से एबीसीडी माने हैं तो एबीसीडी चारों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये तो एक सिंपल सा नियम है बच्चों, लोकस निकालते सब। अभी मैंने बोला कि जो कुछ मैंने मेरी मर्जी से सपोज करा था उन सबको मुझे विलोपित करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो मैंने एलिमिनेट करने की बात करी तो पहले चलिए इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली, वो ये आई और वो गिवन है पी। अब चूंकि पॉइंट x1 y1 z1 प्लेन पे लाई कर रहा है इसलिए वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मैंने वो भी कर दिया। और अब आप देखिए OM जो है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर, भाई आपने ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करा उसी के फुट का लोकस पूछा है, तो ऑब्वियसली OM प्लेन पे परपेंडिकुलर हुआ और मतलब तो OM के DRS क्या होंगे वो तो आपने निकाल दिए। अब चूंकि वो उसमें परपेंडिकुलर है इसलिए उसके DRS उसी रेशो में होंगे जिस रेशो में प्लेन पे नॉर्मल के, प्लेन पे नॉर्मल के ABC ही होंगे, तो वो दोनों को आप वो हो गया और इक्वल टू हमने लेमडा सपोज कर लिया। सो यहां से A की B की C की जो वैल्यूज आई वो निकाली, वो आपने यहां रख दी, यहां रख दी तो आपके पास में उससे D की वैल्यू आ गई। अब आपके पास में D की वैल्यू और A की B की C की वैल्यू जो आई उन्हें आपने सबको यहां पे रख दिया, तो ये आपके पास में स्क्वायर कर दिया, D की वैल्यू रखी वो ये आई पी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू रखी आपने। मेरे ख्याल से मैंने सारा कैलकुलेशन सही करा है, बाद में आपने जनरलाइज कर दिया। तो ये कुछ होगा बच्चों, कॉपी कर लीजिएगा। मैं ये साइड में खड़ा हूं भैया, वो रहा पोर्शन और ये रहा पोर्शन। अगला एक और सम कीजिएगा, एक और सम कीजिएगा बच्चों। और सम दे रखा है कुछ आपको ऐसा कि देयर इज अ फिक्स्ड प्लेन इन स्पेस, देयर इज अ फिक्स्ड प्लेन इन स्पेस whose intercepts on coordinate axes are A, B and C. लिख लिया? There is a fixed plane in space whose intercepts on coordinate axes are A, B and C. जिसके निर्देशांक अक्षों पर अंतःकरण A, B और C हैं। ठीक, लिख लिया? हाँ। Now coordinate axis system is rotated. Coordinate axis system is rotated by some angle. By some angle. Keeping origin fixed and its intercepts on new coordinate axes are A dash, B dash and C dash respectively. Prove that 1 upon A square plus 1 upon B square plus 1 upon C square is equals to 1 upon A dash का square, 1 upon B dash का square, 1 upon C dash का square. I repeat, there is a fixed plane in space. There is a fixed plane in space whose intersects on coordinate axes are A, B and C respectively. And keeping origin fixed, coordinate axes are rotated by some angle, and now the intercepts of the given plane on new coordinate axes are A dash, B dash and C dash respectively. प्रूव करना है हमको। ये वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। देखिए बच्चों, हमें एक प्लेन फिक्स दे रखा है, ये लीजिए, हमें प्लेन फिक्स दे रखा है। अभी तक हम प्लेन को वेरिएबल लेके चल रहे थे, लेकिन इस बार प्लेन फिक्स है। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस सिस्टम, ये प्लेन ऐसा है, ये प्लेन ऐसा है। इसके कोऑर्डिनेट एक्सेस पर जो इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं वो ए बी सी आ रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल a है, ये b है और ये c है। अभी ओरिजिन को फिक्स करके आपने क्या करा, ओरिजिन को फिक्स करके उस प्लेन को, ओरिजिन को फिक्स रखा है
प्लेन को फिक्स रखा है, आपने किसको रोटेट करा, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को। देखिए जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये रहा वो प्लेन, ये रहा वो प्लेन। अभी प्लेन फिक्स्ड है, यू हैव नॉट चेंज द प्लेन, प्लेन इज केप्ट फिक्स्ड, अभी इस तरह का है। अब आपने क्या करा, ओरिजिन को भी अपनी जगह पर रखा और पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को घुमा दिया। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को सपोज करो ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या ऐसे कुछ हमने घुमा दिया। ओरिजिन को हमने वहीं का वहीं रखा है, हमने सिस्टम को घुमा दिया। भाई आपने इसको ऐसे कर दिया, चलिए कर दिया, या ऐसे कर दिया, या ऐसे कर दिया, या ऐसे कर दिया, इस तरह से कुछ कर दिया, तो क्या होगा। अब जैसे अभी इंटरसेप्ट ऐसे थे, अब आपने घुमा दिया तो एक्स एक्सिस घूम के चलिए कहीं यहां पहुंच गई, ये नई एक्स एक्सिस आ गई, ये नई वाई एक्सिस आ गई, और ये नई जेड एक्सिस आ गई। होप आपको ये समझ में आया है। भाई एक्स एक्सिस घूम के यहां पहुंच गई, वाई एक्सिस घूम के यहां पहुंच गई, जेड एक्सिस घूम के यहां पहुंच गई। देखिए डायग्राम में, नई कोऑर्डिनेट एक्सिस पर उसका जो इंटरसेप्ट, अब नया मान लीजिए उसने ए डैश पे कट करा, नया मान लीजिए उसने बी डैश पे कट करा, और नया मान लीजिए उसने सी डैश पर कट करा। और अब जो नए इंटरसेप्ट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं बच्चों, ए डैश, बी डैश और सी डैश। होप आपको ये समझ में आया होगा। 3D में है, आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए, इस तरह का प्रश्न आपने 2D में भी करा, स्ट्रेट लाइन में, याद आ गया होगा। हमारे पास में भाई जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम था उसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पे कट करा। जब नया वाला तो उसने ए डैश, बी डैश, सी डैश पे कट करा, और नया इंटरसेप्ट आ गया ए डैश, फिर ये आ गया बी डैश, और ये आ गया सी डैश, आ गया ये। अब क्या होगा बच्चों, वो प्लेन फिक्स्ड है, ओरिजिन फिक्स है, तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, दोनों सिचुएशन में उस प्लेन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस बनी रहेगी वो सेम बनी रहेगी, बिकॉज वी हैव नॉट चेंज्ड origin, we have not shifted origin, we have not changed the position of plane, so they both are fixed। और अगर ये दोनों फिक्स्ड है ना बच्चों, तो उस स्थिति में मालूम है क्या होता है, पॉइंट की प्लेन से जो डिस्टेंस बनी रहती है ना वो कौन से बनी रहती है, क्योंकि वो दोनों फिक्स है, उनमें चेंज नहीं आया, चेंज कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में आया। भाई हम दो कोई स्टेशंस के बारे में बात करें, मैं दिल्ली मुंबई के बारे में बात करूं, अब मैं दिल्ली मुंबई के बारे में बात करूं, मैं मेरा ओरिजिन जम्मू कश्मीर में ले लूं, मैं मेरा ओरिजिन चंडीगढ़ में ले लूं, मैं मेरा ओरिजिन पुणे में ले लूं, क्या होगा, उससे क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई विल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव कि मैं मेरा मेजरमेंट की जो शुरुआत है वो मैं कश्मीर से करता हूं या चंडीगढ़ से करता हूं या पुणे से करता हूं या बेंगलुरु से करता हूं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही रहेगी। सो अल्टीमेटली दैट प्लेन इज फिक्स्ड, वो प्लेन फिक्स्ड है, वो ओरिजिन फिक्स है, तो दोनों स्थिति में उसकी डिस्टेंस सेम बनी रहेगी। अब प्लेन की जो पहले वाली सिचुएशन थी, जो पहले वाली सिचुएशन थी, उस प्लेन में प्लेन की इक्वेशन होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, ये होगी। और इस केस में अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रूव किया, तो जो रिजल्ट आपने प्रूव किया मैं क्यों ना उस रिजल्ट को उपयोग करूं, मैं काहे बार बार उसके पीछे अपना टाइम खराब करूं, तो ये मेरे पास में आ गया था। अब जब मैं प्लेन को शिफ्ट कर दूंगा तो ये कुछ ऐसी आएगी, प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, ये लीजिए, नई इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। अब इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस जो होगी वो 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर, 1 अपॉन बी डैश स्क्वायर, 1 अपॉन सी डैश स्क्वायर, ये आएगी। लेकिन ये डिस्टेंस वही रहेगी जो पहले थी। पहले उस प्लेन की अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पी थी तो बाद में भी उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस पी ही बनी रहेगी। अर्लियर द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज वाज पी, तो बाद में भी वो पी रहेगी। सो ये दोनों सेम रहेंगे। फिर पहले डिस्टेंस ये थी, पहले पी थी तो आपके पास में क्या आया, बाद में भी पी ही रही तो आपके पास में क्या आया। अब ऑब्वियसली ये भी वही है, ये भी वही, जब दोनों के आरएचएस सेम है तो दोनों के एलएचएस सेम होगा, तो दोनों के एलएचएस को सेम कर दीजिए। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर, 1 अपॉन बी डैश स्क्वायर, 1 अपॉन सी डैश स्क्वायर जो है वो सेम आ गया। बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर आपने नहीं किया तो वीडियो को पीछे ले जाकर भी कर सकते हो, खुद से कर लिया होगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में भी इसी लॉजिक पर, फंडामेंटल पर, कॉन्सेप्ट पर बेस प्रॉब्लम की थी। अगली प्रॉब्लम लिखिएगा, डिटरमाइन लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम, डिटरमाइन लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम following planes remain same, 2x minus 3y plus 4z plus 1 equals to 0 and 3x minus 4y plus 5z plus
3 is equals to 0. Determine locus of a point whose distance from these two planes remain same. जिसकी इन दो समतलों से दूरी समान बनी रहती है। तो जिस पॉइंट का लोकस मेरे से पूछा है बच्चों, उसका लोकस निकालने के लिए मैं x1 y1 z1 मानूंगा। भैया अगर आपने अभी तक वीडियो को पॉज नहीं किया तो कर लीजिएगा, चीटिंग मत करना। ये सर ने बोला नहीं तो हम काहे पॉज करें, आपका काम है, करना ही पड़ेगा आपको। सो अब इस पॉइंट की इससे जब डिस्टेंस निकालूंगा तो वो क्या आएगी बच्चों, कुछ ऐसी, ये लीजिए। उस पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस होगी वो होगी कुछ ऐसी। भाई किसी पॉइंट के किसी भी प्लेन से डिस्टेंस निकालने का तरीका ही तो आपने देखा। सो वो पहले प्लेन से उसकी डिस्टेंस ये होगी, और दूसरे प्लेन से अगर उसकी डिस्टेंस निकाले बच्चों तो वो होगी 3x1 - 4y1 + 5z1 + 3 और होल अपॉन क्या, अंडर द रूट ऑफ 3² + 4² + 5²। ये लीजिए। और फिर क्या होगा बच्चों, अब मॉडुलस हटा दीजिए। मॉडुलस हटा देंगे तो लाजमी है बच्चों प्लस माइनस आपको दोनों में से किसी एक तरफ लगाना पड़ेगा। 9 और 4 13 होते हैं, और 4 13 और 16 29 होते हैं। सो दिस इज रूट 29 एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज प्लस माइनस। क्योंकि मॉडुलस हटाया है तो प्लस माइनस लगाना मेरा कर्तव्य, फर्ज, धर्म बनता है। या और ये 5√2। अब आप क्या करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 × 5√2, 2 × 5√2 x1 माइनस 2 × 3, 3 × 5। मैं इनको कहाँ इतना लंबा छोड़ा लिखूंगा, मैं इनका मल्टीप्लाई कर करके लिख देता हूँ ना, काम आसान रहेगा। अब 5 दूनी 10 √2 x1, 3 5 15 √2 y1, 4 5 20 √2 z1 + 5√2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये क्या 3√29 x1 माइनस 4√29 y1 प्लस 5√29 z1 और प्लस 3√29 ये लीजिए। और ये प्लस माइनस पूरा कॉमन निकला हुआ है। अब आप इसको इधर ले आएंगे, जब आप इसको इधर ले आएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 10√2 प्लस माइनस, इसको इधर ले आइए। सो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, तो ये हो गया 3√29 होल इंटू कितना बच्चों, x1। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होगा, y1 अगर देखेंगे सो माइनस 15√2, और ये क्या, ये माइनस वाला प्लस माइनस हो गया और ये प्लस, तो फिर इधर आकर उल्टा वापस से हो गया प्लस माइनस। क्या होगा अब 4√29 y1, और फिर ये कितना बच्चों 20√2, ठीक है, और ये माइनस प्लस 5√29 z1, और ये कितना बच्चों 5√29 माइनस प्लस 3√29, 5√2 है, सॉरी 5√2 माइनस प्लस 3√29 इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास में आ चुका बच्चों। आप एक बार इधर माइनस लेंगे, इधर प्लस लेंगे, इधर माइनस लेंगे, इधर माइनस लेंगे, इस तरह से एक इक्वेशन बनेगी। एक और इक्वेशन हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगा भाई। और फिर लोकस निकालना है तो बाद में भाई जिसका लोकस निकालना था उसे आपने x1 y1 z1 नाम दे दिया। जिस किसी का आपको लोकस निकालना था उसे आपने क्या नाम दे दिया, x1 y1 z1। x1 y1 z1 नाम दे देने के बाद में ये आ गया, और बाद में इसे जनरलाइज कर दीजिए, सामान्य रूप दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कर लीजिए। एक और प्रश्न कर लीजिए बच्चों, डिटरमाइन लोकस ऑफ ए पॉइंट, determine locus of a point whose distance from following plane, ये लीजिए, whose distance from this plane is twice of distance from yz plane। उस बिंदु का बिंदु के पद ज्ञात कीजिए जिसकी इस समतल से दूरी yz समतल से दूरी की दुगनी है। तो क्या करेंगे, जिस किसी का लोकस निकालना है, वही घिसी पिटी सी बात बच्चों, जिस किसी का लोकस निकालना है उसे x1 y1 z1 नाम दे दिया, नाम दे दिया भाई। आपने जिस किसी का लोकस निकालना है उसे आपने क्या नाम दे दिया, ये दे दिया साहब। अब उसकी इससे जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 3x1 - 12y1 प्लस माइनस 4z1 + 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 13 आएगा। और ये कितना है, yz प्लेन से डिस्टेंस का दुगना है, तो yz प्लेन से डिस्टेंस का दुगना है, तो yz प्लेन से डिस्टेंस होती है मॉडुलस x1, और फिर वही आप इधर भी मॉडुलस लगाएंगे, इधर भी मॉडुलस लगाएंगे, और ये डिस्टेंस जो है वो yz प्लेन से डिस्टेंस के दुगनी है, मतलब ये होगा। अब उसके बाद में मॉडुलस हटा देंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, तो 3x1 - 12y1 - 4z1 + 5 इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 13 दूना 26।
इसको इधर ले आइए। अब उसके बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो प्लस माइनस करके आपके पास में दो आंसर्स आएंगे, वो दोनों ही प्लेन की क्वेश्चंस आ रही है इनफैक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट लोकस ऑफ ए पॉइंट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम एन गिवन प्लेन्स is constant will be a plane. I repeat, prove that locus of a point whose distance from n given planes is constant will be a plane. सिद्ध कीजिए उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी n दिए गए समतलों से दूरियों का योग नियत बना रहता है एक समतल ही होगा। वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। हमारे पास में हमें किसी पॉइंट का लोकस निकालना है, जिस किसी पॉइंट का लोकस निकालना है मैंने उसको सपोज कर लिया x1 y1 z1, और ये गिवन है कि इसकी n गिवन प्लेन से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। भाई जैसे मान लीजिए पहला प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, पहला प्लेन ये है। ऐसे ही दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, दूसरा प्लेन ये है। ऐसे ही तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, पांचवा प्लेन, छठा प्लेन, और ये आखिरी में nth प्लेन। ये लीजिए बच्चों, ये आपके पास में आ चुका। बहुत अच्छी बात है। देयर आर n प्लेन्स, ये n प्लेन्स है। फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन, nth प्लेन। अब आपको क्या गिवन है, आपको इस पॉइंट की इस इन n प्लेन से डिस्टेंस का जो सम है वो कांस्टेंट बना हुआ है, वो कांस्टेंट बना हुआ है। सो आपको प्रूव करना है कि उसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक प्लेन होगा। तो चलिए इस पॉइंट की पहले प्लेन से डिस्टेंस निकालिए। पहले प्लेन से जब डिस्टेंस निकालेंगे, सो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं। रख दिए जनाब, ये लीजिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये आ गया। ऐसे ही उसके दूसरे प्लेन से डिस्टेंस निकालें, सो आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखते हैं। आपको जिस किसी पॉइंट का लोकस निकालना है आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखते हैं। ये लीजिए, जिस किसी का लोकस आपको निकालना है आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसमें रख देंगे। रख दिए। ऐसे ही तीसरे के लिए रख देंगे, चौथे के लिए रख देंगे, और ऐसे ही किसके लिए रख देंगे बच्चों, ऐसे ही आप जो है nth प्लेन के लिए रख देंगे। ये लीजिए। सो nth प्लेन की इक्वेशन क्या है, a(n)x प्लस b(n)y प्लस c(n)z प्लस d(n) होल अपॉन अंडर द रूट ऑफ a(n) स्क्वायर प्लस b(n) स्क्वायर प्लस c(n) स्क्वायर। और इन सब का सम जो है बच्चों वो कांस्टेंट बना हुआ है। ये आपके पास आएगा। इक्वेशन कुछ ऐसी बनकर आ जाएगी आपके पास में। भाई आपने उस पॉइंट की पहले प्लेन से डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख दिया करते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं। रख दिए। अब क्या होगा बच्चों, आप मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस लगाओगे, मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस लगाओगे। सो प्लस माइनस लगाओगे, फाइनली जो इक्वेशन आपके पास में आएगी, जरा दिमाग लगाना। आप सबके जब मॉडुलस हटाओगे, पहली स्टेप ये थी, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली स्टेप में क्या होगा, मॉडुलस हटाओगे प्लस माइनस, मॉडुलस हटाओगे प्लस माइनस लगाते जाओगे। ऐसे ही मॉडुलस हटाओगे, यहां भी प्लस माइनस। अब आप क्या करोगे बच्चों, इस बेसिस पर अगर आप देखो तो x अगर देखें तो ये x क्या होगा, ये a1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ऐसे ही b1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर ना x के टाइम पर x का कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट क्या आएगा भाई, आप इन सबको पहले फिर अगले स्टेप में सेपरेट करोगे, उधर भी सेपरेट करोगे, उधर भी सेपरेट करोगे, वो लंबी चौड़ी प्रोसेस होगी। अदरवाइज x1 यहां पर, x1 यहां पर, तो जितने x1 वाले टर्म्स थे उन सबको एक साथ लिख दो। ये लीजिए, इस तरीके से हम जो है x1 वाले जितने भी टर्म्स थे उन सबको एक साथ लिख दिया। x1 वाले जितने भी टर्म्स थे उन सबको एक साथ लिख दिया भैया, बहुत अच्छी बात है, उन सभी को लिख दिया। ऐसे ही y1 वाले जितने टर्म्स हैं उन सबको एक साथ लिख दो। तो y1 वाले सारे टर्म्स में क्या होगा, यहां पर होगा b1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। फिर ऐसे ही क्या, b2 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर।
फिर ऐसे ही चलते जाएंगे और यहां पर क्या आएगा, अब बी एन अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ये बहुत अच्छी बात आ गई हमारे पास में। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम जो है ऐसे ही Z1 के टाइम पर क्या होगा, C1। मेरे पेन सारे बड़े लाइट चलना शुरू हो गए हैं भैया, ये लीजिए A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर ये क्या C2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और ऐसे ही आगे भी चलते जाएंगे। और ये क्या होगा बच्चों, Cn अपॉन क्या, अंडर द रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ये आया। और ऐसे ही प्लस माइनस कर देंगे तो आगे क्या होगा, D1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। एक लंबा चौड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लिखने में बोरडम भी होगा, लेकिन क्या करें साहब, अब बनाने वाले ने हम पर, प्रॉब्लम बनाने वाले ने हम पर दया नहीं करी, तो फिर हम क्यों खामखा उसके सामने दया की भीख मांगे। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, चलिए ठीक है। आपने प्रॉब्लम बनाई है तो समाधान भी हमारे पास में होगा भैया, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। सो ये आपके पास में आपने x1 वाले जितने टर्म्स है, यू हैव पुट देम टुगेदर, y1 वाले सभी टर्म्स को आपने एक साथ में रख दिया, z1 वाले सभी टर्म्स को आपने एक साथ रख दिया। इस तरीके से आपके पास में वो कांस्टेंट टर्म्स को सबको एक साथ रख दिया। यहां से भी प्लस माइनस कॉमन निकाल के लिख सकते थे। इस तरीके से आपके पास में ये पिक्चर बनाएगी। हालांकि प्लस माइनस को वैसे कायदे से मुझे कॉमन निकालना नहीं चाहिए बच्चों। क्यों नहीं निकालना चाहिए, मैं आपको उसके पीछे रीजन बताता हूं। उसके पीछे एक रीजन ये, कई लोग प्लस माइनस को कॉमन निकालेंगे बट वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे ये हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि सबको एक साथ ही प्लस करना है, सबको एक साथ ही माइनस करना है। ये भी तो हो सकता है कि इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, अगले वाले को माइनस कर दिया, या 3-4 को माइनस कर दिया, 2-4 को प्लस कर दिया, क्या मालूम। तो इसलिए मैं अगर प्लस माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो वो कायदे से गलत था। ये बात सही है कि सब में प्लस माइनस, सब में प्लस माइनस, सब में प्लस माइनस है, बट इट डज नॉट मीन कि जब प्लस लेना है तो सबको प्लस लेना है, जब माइनस लेना सबको माइनस लेना है। भाई हो सकता है जैसे मान लीजिए 20 टर्म्स हैं तो 20 में से 5 को प्लस ले लिया, 15 को माइनस ले लिया, 10 को प्लस, 10 को माइनस ले लिया, 10 को 15 को प्लस, 5 को माइनस ले लिया, 18 को प्लस, 2 को माइनस ले लिया, 20 को प्लस ले लिया, 20 को माइनस ले लिया, 19 को माइनस, 1 को प्लस ले लिया, कुछ भी कह सकता है। इसलिए प्लस माइनस को कॉमन निकालना गलत होगा। सो ये आपके पास आया। और बाद में क्या करेंगे, अगली स्टेप में आप इसको जनरलाइज कर देंगे। जनरलाइज कर देंगे मतलब ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में x की जगह x1 की जगह पर x, y1 की जगह पर y और z1 की जगह पर z कर देंगे। तो जरा देखिए ये आपके पास में जो आया, ये पूरा जो एक्सप्रेशन आपके पास में आया है, यू कैन सी दिस इज अ कांस्टेंट। ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास में कांस्टेंट आया। लेट मी सपोज ये कांस्टेंट ए है, ऐसे ही ये पूरी जो वैल्यू आएगी वो जो भी होगी वो जीरो वैल्यू, वो जीरो वैल्यू भी आ सकती, हो सकता है वो जीरो ही आ जाए पूरा का पूरा सॉल्व करने पर, वो कुछ भी हो, लेकिन वो होगा दैट विल बी समथिंग कांस्टेंट। तो इसको बी मान लिया, ऐसे ही इस पूरे को सी मान लिया। So you can see this is an equation which is comparable to this equation, or you can say this will be an equation which will be linear equation in x, y and z, all three variables, all three coordinates. So I can say this locus is coming out as a plane. एक समतल ही आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों, इसे कॉपी करिएगा। So किस तरीके से हमने काम करा, मेरे ख्याल से ये लोकस पर बेस्ड, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। एक और सम लिखिएगा। हमें कहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग प्लेन्स, निम्न दोनों समतलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, हमें गिवन प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। और गिवन प्लेन कौन से हैं, गिवन प्लेन्स हैं बच्चों 3x, हसीना से यूं मुलाकात हो गई। साहब आपके पास में ये है 3x प्लस 4y माइनस 12z इक्वल टू 0। आपको एक प्लेन ये दे रखा है और दूसरा प्लेन आपको दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 12z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये लीजिए, इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है बच्चों, वीडियो को रोक करके कीजिएगा। दोनों समतलों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। और जरा आंखें गड़ा कर देखिए तो ये प्रश्न और कुछ नहीं, ये वही प्रश्न है जो हमने बिल्कुल प्रॉब्लम के बिगिनिंग में, हमने इस लेक्चर के बिल्कुल बिगिनिंग में दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस निकालने से शुरुआत करी थी। इफ यू डू रिमेंबर, वी स्टार्टेड अवर कॉन्सेप्ट यूजिंग दी
fact that the distance between two parallel planes will remain same everywhere. So that is going to happen बच्चों, because you people can see these two planes are पैरेलल टू ईच अदर। दोनों प्लेन्स पर नॉर्मल रेडियस सेम है, 3 4 -12 है, अर्थात दोनों समतल एक दूसरे के समानांतर हो। दो समानांतर समतलों के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। तरीका तो ले देखिए एक ही है, लेकिन हम उसको कई अलग अलग शुरुआतों से कर सकते हैं। भाई दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है कि दोनों पैरेलल हैं, तो हम क्या करते हैं? अब दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं। पहले प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली, पहले प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली, पहले प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये लीजिए। सो 1 अपॉन कितना आ गया? 13 आ गया। ऐसे ही दूसरे प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए, दूसरे प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो भी 0 ये 0 ये 0 माइनस 3 अपॉन 13 आएगा। सो ये आ जाएगा। आपने दोनों प्लेन्स के बीच दोनों प्लेन्स की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली, और जब ये डिस्टेंस निकालते हैं तो इस समय आपको मॉड्यूलस मापांक नहीं लेने होते हैं। इस बात को आप बिल्कुल कंठस्थ रखिएगा, स्मरण रखिएगा बच्चों। आपने दोनों प्लेन्स की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली, हमने क्या करा बच्चों? इन दोनों ही प्लेन्स की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दी, देख सकते हैं आप यहां पर। और फिर दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? दोनों प्लेन्स की डिस्टेंस निकालने के लिए आपने ये जो दोनों डिस्टेंसेस निकाली है, इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस लीजिए और फिर उसका मॉड लीजिए। सो आई कैन से दिस इज -3 अपॉन 13, दिस इज -1 अपॉन 13। सॉल्विंग दिस विल गिव यू 4 अपॉन 13। मॉडुलस आपको शुरुआत में नहीं लेना, बाद में लेना। उसके पीछे कारण क्या होता है? हो सकता है ना कि ये दोनों प्लेन्स ओरिजिन के सेम साइड हो, जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाया। और ये भी तो हो सकता था कि एक प्लेन ओरिजिन के इस तरफ होता और दूसरा प्लेन ओरिजिन के इस तरफ होता। फिर क्या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आती, क्या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आती, क्या वो डिस्टेंस दोनों की डिस्टेंस का डिफरेंस आती? हरगिज नहीं। भाई ये डिस्टेंस आ गई आपके पास में 1 अपॉन 13, ये आ गई आपके पास में 3 अपॉन 13। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इन दोनों का सम होगी, ना कि डिफरेंस होगी। भाई हमने तो मान लिया द टू आर लाइंग ऑन द सेम साइड, the two are lying on the same side of the origin, but it is not necessary that both the planes are lying on the same side। और वो यहां पे मालूम भी पड़ रहा है कि दोनों सेम साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक में प्लस आ रहा है और एक में माइनस। इट कंक्लूड्स, it indicates that these two planes are present on the opposite side of the origin। ये दोनों समतल मूल बिंदु से विपरीत तरफ हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, वो ओरिजिन से निकाली गई डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं बल्कि सम आ रही है। अब देखिए सम ही आ रही है, ये हम स्ट्रेट लाइन में भी बात कर चुके हैं। सो हम दो पैरेलल प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। सो पहले प्लेन की भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाले, दूसरे की भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाले। और ये जरूरी नहीं है कि हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें, हम अपने मर्जी से कोई और पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। चलिए 1 -1 2, आप 1 -1 2 की इससे डिस्टेंस निकाली, इससे डिस्टेंस निकाली। भाई आपने इससे डिस्टेंस निकाली, इससे डिस्टेंस निकाली, वो दोनों आप निकाल कर देखिए। चलिए मैं निकालता हूं। मैंने पहले प्लेन से उसकी डिस्टेंस निकाली। सो क्या आएगी बच्चों? आपने x की जगह पर 1 रखा 3, y की जगह पर आपने -1 रखा 4, z की जगह पर आपने -12 रखा 12 2 24 और प्लस कितना 1 और अपॉन 13। अब ये 4 और 24 28 होंगे, 28 में से 4 गए तो 24, तो ये 24/13 आ रहा है मेरे ख्याल से, तो सही है। और दूसरा अगर आप निकालेंगे तो आप निकाल कर देखिए 20/13 आ रहा है। आराम से आप चेक कर लीजिए यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई आप x की जगह पे क्या रखेंगे 1 और y की जगह पर क्या रखेंगे -1 और z की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो ये 24 -3। इत्मीनान से आप इसको हल करके देख लीजिए, वो ये आएगा। और फिर इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस निकालिए इसी तरीके से। So it is not necessary that you have to calculate distance from origin only. You can determine distance of both the planes from some another point, any another point in the space. आप कोई भी ले सकते हो। इनफैक्ट आप पहले प्लेन पे कोई पॉइंट ले लो, उसकी दूसरे प्लेन से डिस्टेंस निकाल दो, वो भी कर सकते हो। ये सारे काम हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में करें, बट मोस्ट कन्वीनियंट हमारे लिए क्या जाता है ओरिजिन। वाई? बिकॉज वो 0 0 हमको देखना बड़ा अच्छा लगता है। मार्क्स 0 आए तो बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अगर हमको सॉल्यूशन करने के दौरान अगर कोई 0 वाली क्वांटिटी मिल जाए तो हमको लगता है अरे यार तो बहुत मजेदार काम हो गया, क्योंकि 0 को प्लस करना आसान, माइनस करना आसान, मल्टीप्लाई करना आसान, 0 को किसी से डिवाइड करना हो तो भी आसान, लेकिन किसी को 0 से डिवाइड करना हो तो सेहत खराब हो जाती है। बच्चों एक और सम कीजिएगा, सिंपल सा ही सम दूंगा बच्चों, मैं कठिन तो मैं देता ही नहीं हूं, मुझको भी नहीं आते। मुझे कहा है डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग प्लेन्स। हमें कहा है कि इन दोनों
समतलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और वो क्या है, एक मिनट मैं प्लेन्स की इक्वेशन लिख लेता हूं। हाँ, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और दूसरा प्लेन हमें दे रखा है 6i कैप माइनस 10j कैप प्लस 8k कैप प्लस 5 इक्वल टू 0। डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। वीडियो को रोकिएगा और खुद से करिएगा। इन दोनों समतलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। अभी तक बहुत देर से हम कार्टेशियन खेल रहे थे, थोड़ा सा हम वेक्टर खेल लेते हैं। अब हमको क्या करना होगा, दो प्लेन्स आप देखें तो ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि जो नॉर्मल इस पर है वही नॉर्मल इस पर है। बच्चों दोनों के नॉर्मल के डीआरएस निकाल कर देख लीजिए, वो सेम आ रहे हैं और वो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों समतल एक दूसरे के समानांतर हैं। इफ वी पीपल आर हियर टू डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, देन हाउ टू कैलकुलेट? We simply have to find the distance of both of those two planes from origin. हम उन दोनों की मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे। और दोनों से कैसे निकालेंगे भाई? ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो पहले मॉडुलस मत रखिएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, आपको ओरिजिन से दोनों प्लेन्स की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये लीजिए, ये आपके पास आया 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप माइनस 10 और अपॉन में क्या, अंडर द रूट ऑफ ये। क्यों? ये इसलिए क्योंकि मॉडुलस लेते हैं भाई। आप डिस्टेंस निकालो ना तो फार्मूला क्या बनता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी या प्लस डी जो भी रहता है और अपॉन में क्या, मॉडुलस एन। सो मॉडुलस एन कैसा निकलता है, अंडर द रूट ऑफ इसके प्लस बी इसके प्लस सी स्क्वायर। Solving this will give you the answer, but this will be nothing but minus 10 upon 5 root 2. I can say this is nothing but minus root 2. Likewise, if I want to calculate the distance of second plane from origin, the similar procedure I will adopt. This is 0, I plus 0j plus 0k और ये प्लेन यहाँ आ जाएगा प्लस 5 और अपॉन में मेरे पास आएगा 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। Solving this will give you 5 upon 10, that is 1 over 2. So I have determined distance of both of these two planes from origin. मैंने दोनों की मूल बिंदु से दूरी निकाली। अब मुझे क्या करना बच्चों, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो और कुछ नहीं, दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस का डिफरेंस का मॉडुलस ले लीजिए। सो आई कैन से दिस इज 1/2 माइनस माइनस प्लस ये। सो आप इसको लिख सकते हैं 1 + 2 √ 2 upon 2. So दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू प्लेन्स। सो किस तरीके से, बिकॉज यहां पर फिर वही बात थी बच्चों कि दोनों प्लेन्स जो थे ना वो ओरिजिन के अपोजिट साइड थे। अब वो दोनों ओरिजिन के अपोजिट साइड थे भाई, कैसे वो हमको मालूम पड़ रहा है क्योंकि एक की प्लस आ रही है एक की माइनस आ रही है। मतलब अगर एक ओरिजिन के ऊपर दूसरा ओरिजिन के नीचे है, कैसे किया मेरे ख्याल समझना होगा। लगे तो हमें काम करते हैं। हाँ, हमने किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने प्लेन की पोजीशन देखी कि एक ऊपर है एक नीचे। इसी तरह से अगर हमें किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में किन्हीं दो पॉइंट्स की पोजीशन निकालनी हो तो हम उस पर भी काम कर ही लेते हैं बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, हमें अगर किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में, किसके प्लेन के रिस्पेक्ट में हमें अगर किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की पोजीशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जरा हम वो भी निकाल लेते हैं। दो पॉइंट्स की पोजीशन कैसे निकालेंगे भैया, हमारे पास में ये प्लेन है, ये लीजिए, ये रहा प्लेन जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, सपोज ax + by + cz + d = 0। और ये आपके पास में कोई पॉइंट है a जिसके p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। और ये कोई दूसरा पॉइंट है बच्चों Q जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2 z2। वो पॉइंट P, ये पॉइंट Q। और मुझे ये कहा है, मुझे ये जानना है कि ये प्लेन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है। ये प्लेन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है। सो मान लेते हैं इसने पॉइंट R पे कट करा भाई, ये आपके पास में प्लेन था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, इन दोनों को जब ज्वाइन करा ये रहा प्लेन, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। जब इन दोनों को ज्वाइन करा तो जहां जाकर वो मिला उसको मैंने R नाम दे दिया, R नाम दे दिया। और मैंने माना कि इस प्लेन ने इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड किया है।
m रेशो n मान लीजिए, लेमडा रेशो 1 मान लीजिए, जैसा आपको मानना वो मान लीजिए, मान लिया। सो इन दोनों को m रेशो n में डिवाइड करने वाले अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो होंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n होंगे। If I suppose this plane is intersecting line segment joining point P and Q in ratio m ratio n, then obviously इन दोनों को m ratio n में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये, ऐसे ही, ये, ऐसे ही, ये होंगे बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स। ये किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इन दोनों को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। और ये प्लेन को में जब आपने इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट, जिस लाइन सेगमेंट को आपने आगे बढ़ाया वो उसको कहां जाकर मिल रहा है, उसको r पर, तो ऑब्वियसली ये किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इस प्लेन को r पर मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ये r ही के तो निर्देशांक हुए ना भैया। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हुए, ये r के कोऑर्डिनेट्स हुए। बहुत अच्छी बात है, r के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास में, r के। बहुत अच्छी बात है। अब r के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में आ चुके हैं और r कहां लाए कर रहा है, प्लेन पे लाए कर रहा है। r चूंकि प्लेन पे लाए कर रहा है इसलिए प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए अब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। तो a इंटू दिस आपको लिखना पड़ेगा, सिंस r इज लाइंग ऑन प्लेन सो इट विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। ये लीजिए, ये आपके पास में my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n प्लस c, और ये क्या mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n प्लस d इक्वल्स टू 0, ये आपके पास आएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है साहब। अब क्या करेंगे, अब आप mm वाले जितने टर्म्स हैं, यू जस्ट पुट देम टुगेदर। mm वाले जितने टर्म्स हैं आप उन सबको एक साथ में रखेंगे। आप पहले एलसीएम ले लीजिए। चलिए, सो ये क्या आ गया, am x2 प्लस an x1 bm y2 प्लस bn y1, एक मिनट, bm y2 प्लस bn y1 प्लस cm z2 प्लस cn z1 प्लस dm प्लस dn इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो m प्लस n का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वो जो डिनोमिनेटर में m प्लस n आएगा उसको उसी स्टेप में मैं 0 में लेके चला गया RHS पर, तो ये आ गया। अब mm वाले जितने टर्म्स है यू जस्ट पुट देम टुगेदर। सो ये क्या होगा बच्चों, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, ये आया बच्चों। और इसी तरीके से आपने n वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिखा, तो n वाले सभी टर्म्स को लिखेंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या करा, मैंने यहां पर पहले एलसीएम लिया बच्चों। मैंने क्या बोला, मैंने माना कि इस समतल ने उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करा, और वो जो रेखाखंड है, वो जो लाइन सेगमेंट है, वो प्लेन को पॉइंट r पर मिल रहा है। सो m रेशो n में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो ये आ गए, और वो पॉइंट r पर मिल रहा है तो नेचुरली ये r के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और चूंकि r प्लेन पर लाई कर रहा है इसलिए प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में m प्लस n आएगा, उसको RHS पे लेकर चला जाऊंगा क्योंकि वो तो 0 ही हो जाएगा। ये आ गया। अब अगली स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये आ गया आपके पास में। अब अगली स्टेप में ये होगा कि ये पूरी ब्रैकेट जैसी थी वैसी की वैसे लिखी, इक्वल्स टू -n, ये ब्रैकेट जैसी थी वैसी की वैसे लिखी। खामखा क्यों मैं इसमें अपना समय बर्बाद करूं। तो इससे m/n क्या आएगा बच्चों, इससे m/n आएगा माइनस साइन ax2, ओ सॉरी m/n। तो m/n में क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, जब m/n करेंगे तो n इधर आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ वो वहीं का वहीं रहेगा। सो ये माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन क्या ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। सो ये वो रेशो आ गया जिस रेशो में गिवन प्लेन उन दोनों गिवन पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है।
m के मल्टीप्लीकेशन में जो x2 y2 z2 वाले टर्म्स थे भाई m अपॉन n निकालना है, तो m अपॉन n मतलब n इधर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो देख लीजिए x2 y2 z2 वाले टर्म्स इधर आएंगे। नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं ये देखिए आपने क्या करा, इसमें प्लस वाले को आप उधर लेके गए तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब आपने क्या करा, n को इसके बटे में ले गया और इसको आप इसके बटे में ले आए, तो देखिए यही पिक्चर बनकर आ रही है। और ये एक मिनट, ये स्क्वायर कर दिया, खामखा कर दिया। ये कई लोग सोच रहे होंगे ये स्क्वायर कहां से आ गया, तो वो सर की आदत है, वो 2 को नीचे की जगह ऊपर, ऊपर की जगह नीचे करते रहते हैं। भैया आपने n को बटे में ले गए और इसको इसके बटे में ले आए, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका। अगर नहीं आया हो तो मैं बता देता हूं। चलिए हमने क्या करा, ये m ये रहा, n ये रहा, माइनस साइन, और ये जो था ये न्यूमरेटर में आएगा वही लिखा है, और ये जो था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा वही लिखा है। सो दिस इज द रेशो इन विच गिवन प्लेन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू गिवन पॉइंट्स इन दिस रेशो। ये आ चुका। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते थे। क्या हम क्या कर सकते थे, हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते प्लेन पर। मान लीजिए वो M1 पर जाकर मिला, वो M1 पर जाकर मिला, और पॉइंट Q से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, मान लीजिए वो इसको M2 पर जाकर मिला। सो ये जो आपके पास में जो दोनों ट्रायंगल्स बनेंगे, भैया आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। सो ये जो रेशो आएगा M रेशो N, ये वाला जो रेशो आएगा, ऑब्वियसली ये रेशो इसी रेशो के बराबर होगा। भाई M रेशो N, और इस लेंथ को मैंने सपोज करो M डैश मान लिया, और इस लेंथ को मैंने N डैश मान लिया। सो यहां पर क्या, इन दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी का मैं यूज करूं, सो M अपॉन N की वैल्यू क्या होगी, M डैश अपॉन N डैश होगी। यहां पर जरा देखिए हमारे पास में क्या है, ये जो हमने लाइन जो ड्रॉ करी, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। सो इन दोनों ट्रायंगल M और N का रेशो वही होगा जो किसका होगा, M डैश और N डैश का। और M डैश क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और N डैश क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अभी आपने निकाली थी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, और अपॉन में क्या, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर यहां पर भी वही, ये सारा काम हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में किया है, तो मैं स्ट्रेट लाइन 2D में, सो मैं वही काम कर रहा हूं। और अपॉन में क्या, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वही रेशो आएगा। डिवाइड, ये तो कैंसिल हो गया भाई। M इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये प्लेन ने किस रेशो में डिवाइड किया, प्लेन ने उसी रेशो में डिवाइड किया जिस रेशो में उन दोनों गिवन पॉइंट से गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ का रेशो था। मतलब ये रेशो M डैश और ये रेशो N डैश, तो M रेशो N की वैल्यू M डैश N डैश के बराबर होगी, और M डैश जो होगा वो ये होगा, N डैश ये होगा, ये होगा। एक्चुअली में परपेंडिकुलर की लेंथ मॉडुलस में होती है, पर मैंने अभी ऐसा लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ये बिल्कुल वही आ रहा है। और माइनस साइन क्यों आएगा, माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि एक पॉइंट उस तरफ है और दूसरा पॉइंट इस तरफ है, इसलिए माइनस भी आ गया। भाई अगर जो मान लीजिए प्लेन के एक तरफ है उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो दूसरी तरफ होगा तो उसकी डिस्टेंस नेगेटिव होगी, और इसीलिए यहां पर माइनस साइन आ गया। तो किस तरीके से हम ऐसे भी कर सकते थे, तो दोनों तरीके से किया जा सकता था। एनीवेज, तो किसी पॉइंट की किसी प्लेन से किन्हीं दो पॉइंट्स की किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई प्लेन किस रेशो में डिवाइड करता है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा बच्चों। इस पर एक सम कर लेते हैं हम लोग, लिखिएगा, फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 2 3 and 3 5 1 is divided by this plane। चलिए, find the ratio in which line segment joining these two points is divided by this plane। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। किस अनुपात में ये समतल इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो क्या करेंगे, रेशो क्या आएगा, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, z की जगह पर z1 प्लस 1, और यहां पर x की जगह पर x2, y की जगह पर y2, z की जगह पर z2 प्लस 1। अब ये रेशो आप निकाल लेंगे, आपका काम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किस तरीके से किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई प्लेन किस रेशो में डिवाइड करता है, कैसे निकालते हैं, समझ में आ चुका होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। एक बात और हम समझते हैं यहां पर,
चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि किसका होगा। अब हमको अगर इन दोनों पॉइंट्स की हमें पोजीशन निकालनी हो, इन दोनों पॉइंट्स की हमें पोजीशन निकालनी हो प्लेन के रिस्पेक्ट में, मतलब वो प्लेन के सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, तो कैसे करेंगे, चलिए उस बारे में बात करते हैं। और उस बारे में बात करने के लिए मैं इसे मिटाता हूं। अब जरा देखिए, यहां हो सकता है कि पहली कंडीशन जरा देखिएगा, पहली कंडीशन ये कि ये दोनों पॉइंट्स हो सकता है प्लेन के अपोजिट साइड ना होते हुए सेम साइड ही हो। भाई P जिस तरफ है उसी तरफ Q हो। अगर ये दोनों पॉइंट्स सेम साइड हैं तो क्या होगा, जरा देखिए, अगर ये दोनों पॉइंट्स प्लेन के सेम साइड हैं, मतलब प्लेन इनके बाहर है, सो प्लेन इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट के बाहर है, सो मतलब ये क्या होगा, अगर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने, दोनों पॉइंट्स प्लेन के सेम साइड हों, अगर ये दोनों पॉइंट्स प्लेन के सेम साइड हो तो क्या होगा, सेम साइड होंगे तो हम बोल सकते हैं कि इस स्थिति में जो प्लेन है वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली। भाई इफ बोथ ऑफ दोस टू पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड, यदि वो दोनों सेम तरफ हो तो सेम तरफ होंगे, मतलब प्लेन उनके बाहर हो गया, प्लेन उनके बाहर हो गया तो पॉइंट आर भी उन दोनों के बाहर हो जाएगा। भाई आपके पास में ये रहा प्लेन और ये रहा पॉइंट पी और ये रहा पॉइंट क्यू, सो ये पी और ये जो आर है ऑब्वियसली उनके बाहर होगा, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन। और जब एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम है ये जो रेशो आता है m रेशो n वो नेगेटिव आएगा। एक्सटर्नल डिवाइड करने में क्या आता है, रेशो नेगेटिव, और रेशो नेगेटिव आ गया मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा रेशो है ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव आ गया, इससे m बाय n की वैल्यू नेगेटिव आ गई। m बाय n की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब आप जरा समझिएगा, m बाय n नेगेटिव आ गया मतलब ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, और ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आ गई मतलब ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये दोनों का रेशो मतलब पॉजिटिव आ गया। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये पॉइंट दोनों पॉइंट्स प्लेन के सेम साइड हैं, अगर ये दोनों पॉइंट्स प्लेन के सेम साइड हैं, मतलब प्लेन उनके बाजू में है, मतलब प्लेन उनको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, और जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो रेशो नेगेटिव आता है, तो ये रेशो नेगेटिव आया, और रेशो नेगेटिव आया मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो रेशो था वो ये था, ये नेगेटिव आया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, मतलब अब इन दोनों का रेशो जो आया वो पॉजिटिव आया। और इन दोनों का रेशो पॉजिटिव कब होगा, इन दोनों का रेशो पॉजिटिव तब होगा जब साइंस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d एंड ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d आर सेम। भाई इन दोनों का रेशो पॉजिटिव कब होगा, ये इन दोनों का रेशो पॉजिटिव कब होगा, इन दोनों का रेशो पॉजिटिव तब होगा जब इन दोनों के साइन सेम हो, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या फिर ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर दोनों पॉइंट्स प्लेन के सेम साइड है, मतलब प्लेन उनके बाहर है, मतलब प्लेन एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो रेशो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है, इसको इसके नेगेटिव के इक्वल करा तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, सो मतलब कुल मिलाकर क्या आ गया, इससे ये हो गया ना कि ये कैंसिल हो गया, सो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, वो माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो ये जो रेशो आया ये रेशो पॉजिटिव आया। और दो मैथमेटिकल क्वांटिटीज का रेशो पॉजिटिव तब होता है जब उन दोनों के साइन सेम हो, या तो वो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, आइदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे बोथ आर पॉजिटिव और दे बोथ आर नेगेटिव। सो हम बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों के साइन सेम है तो पॉइंट सेम साइड लाई करेंगे, या यूं कह सकता हूं कि अगर पॉइंट सेम साइड लाई कर रहे हैं तो ये दोनों के साइन सेम होंगे, मतलब ये रेशो जो आएगा ये वाला रेशो पॉजिटिव आएगा, मतलब वो जो डिवीजन वाला रेशो क्या होता है, डिवीजन वाला रेशो जो होता है वो m बाय n बराबर माइनस ऑफ दिस, ये नेगेटिव आएगा। भाई ये पूरा पॉजिटिव आएगा लेकिन ये पूरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। और यदि ये पॉइंट्स अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, यदि ये पॉइंट्स कैसे लाई कर रहे हैं, दूसरा केस, इफ दीज टू पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन, जैसा मैंने शुरुआत में फार्मूले का डेरिवेशन करते समय माना था। सो इफ दे पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अपोजिट साइड, अगर ये अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं मतलब प्लेन इनके कहां हो गया, बीच में, मतलब प्लेन इनके बीच में हो गया, मतलब इसको हम कौन सा डिवीजन बोल सकते हैं, दिस डिवीजन वी कैन कॉल एज इंटरनल डिवीजन, इससे मैं अंतः विभाजन कह सकता हूं। और अगर ये
इंटरनल डिवीजन है ना, अगर ये इंटरनल डिवीजन है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, तो इंटरनल डिवीजन है तो ये m बाय n जिसकी वैल्यू माइनस ऑफ ये लिखी थी आपने ax1 प्लस by1 प्लस cz प्लस ये और अपॉन क्या ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, ये रेशो जो आएगा ये क्या आएगा, इस बार पॉजिटिव आएगा। इंटरनल डिवीजन के टाइम पर ये रेशो पॉजिटिव होता है, और ये रेशो पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस साइन है, उस माइनस का उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ax1 प्लस by1 प्लस cz ये, और अपॉन में क्या ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, ये रेशो नेगेटिव आएगा। और ये रेशो अगर नेगेटिव आएगा तो ये कब पॉसिबल है, ये रेशो दो क्वांटिटीज का रेशो नेगेटिव कब होता है, जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज नेगेटिव ओनली व्हेन आइदर ऑफ देम दे बोथ आर हैविंग अपोजिट साइंस, दे बोथ हैव अपोजिट साइन, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d एंड ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d आर अपोजिट। इन दोनों के साइंस क्या हो, अपोजिट हो। अगर इन दोनों के चिन्ह विपरीत होंगे तो दोनों बिंदु समतल के विपरीत तरफ स्थित होंगे। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। सो ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, प्लेन के अपोजिट साइड होंगे। सो अगर इन दोनों के साइंस अपोजिट है तो दोनों प्लेन्स के अपोजिट साइड होंगे, और अगर दोनों के साइंस सेम है तो दोनों प्लेन के सेम साइड होंगे। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बच्चों। एक सम कर लेते हैं। अभी जो पिछला वाला सम आपने जो करा मैं तो मिटा चुका हूं, उसी में देखिए क्या वो दोनों सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। जैसे इसी में बोला हुआ है कि -1 1 3 और 2 2 5 की पोजीशन इस प्लेन के रिस्पेक्ट में बताइए। इन दोनों पॉइंट्स की इस प्लेन के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताइए। तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, z की जगह पर z1 ये रखेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 15 और 3 18, और ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और जब फिर मैंने x की जगह पर ये रखा, y की जगह पर मैंने ये रखा, z की जगह पर ये रखा और ये रहा, तो अब ये क्या होगा, 3 दूनी 6 और 8 18, 3 दूनी 6 और 8 यस 14 प्लस 10 24 माइनस ये, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव आ रहा है मतलब दोनों के साइन सेम है, और दोनों के साइन सेम है मतलब दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं। ये देख लीजिएगा मैंने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं। अब अगर ऐसा है तो दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं। इस केस में अगर डिवीजन का रेशियो निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल आएगा, क्योंकि m बाय n की वैल्यू अगर आप निकालेंगे सो m बाय n की वैल्यू जो नेगेटिव, और फिर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल होकर रेशियो नेगेटिव आ रहा है। रेशियो नेगेटिव आ रहा है मतलब निश्चित बात है कि पॉइंट जो प्लेन है वो उन दोनों के बाहर है, एक्सटर्नल है। और अगर प्लेन उन दोनों के बाहर है, एक्सटर्नल है, मतलब दोनों पॉइंट्स ऑब्वियसली प्लेन के सेम साइड हो जाएंगे। चलिए, सो किस तरीके से दो गिवन पॉइंट्स की किसी गिवन प्लेन के रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका। लगे हाथों में एक और छोटा सा काम करते हैं बच्चों। हमें अगर कोई दो पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट को x1 y1 z1 और q x2 y2 z2 को हमें यह देखना हो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को xy प्लेन किस रेशो में डिवाइड करता है। अगर मुझे ये निकालना है, if I want to determine in what ratio xy plane is dividing line segment joining these two points, क्या करेंगे बच्चों, xy प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, z इक्वल टू 0। तो रेशो क्या आएगा, रेशो के लिए आपको क्या करना होता है भाई, z इक्वल टू 0 मतलब क्या, 0x प्लस 0y प्लस 1z प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ xy प्लेन। भाई मुझे यह ज्ञात करना था कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को xy प्लेन किस रेशो में डिवाइड करता है, मतलब z इक्वल टू 0 किस रेशो में डिवाइड करता है। तो ये क्या करेंगे, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, z की जगह पर z1 ये, और यहां पर x1 और सॉरी x2 y2। आपको क्या करना होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, यही करना होता है। तो वही करा मैंने। सो ये क्या आया, ये आ गया बच्चों माइनस z1 अपॉन z2। सो दिस इज द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय xy प्लेन। लाइकवाइज अगर मुझे yz प्लेन के बारे में बोला जाता है कि yz प्लेन इनको किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, वो आएगा माइनस x1 अपॉन x2। ऐसे ही अगर zx प्लेन के बारे में बोला जाता
जेड एक्स प्लेन मतलब y इक्वल टू 0, तो जेड एक्स प्लेन इसको किस रेशो में डिवाइड करता, तो वो रेशो क्या आता है बच्चों, -y1/y2।